हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, हम आपके लिए 8वां मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि वह 7 मॉडल पेपर आपने पूरी शिद्दत के साथ निकाले होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। परीक्षा पैटर्न पर आधारित कुल आपका मॉडल पेपर होने वाला है दोस्तों। इसमें है जो कि आपके 80 नंबर के राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चंस, और दोस्तों साथ में है जो कि करंट अफेयर्स भी रहने वाली है, और दोस्तों 40 नंबर की है जो कि आपकी पार्ट बी नगर पालिका अधिनियम से क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और मॉडल पेपर भी दोस्तों हमने कुछ इस तरीके से तैयार किए हैं ताकि दोस्तों जो भी आपका अपने सिलेबस दोस्तों तैयार किया है उसमें दोस्तों आपका एक आधा टॉपिक रह चुका है, तो वो भी है जो कि इसमें कवर होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। और इससे पहले एक मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा। आज का मोटिवेशन कोड दोस्तों एक अलग ही है दोस्तों। जब भी मोटिवेशन दोस्तों आप में कम होने लगे ना, तो दोस्तों अपने माँ बाप की तरफ देखकर पढ़ना शुरू कर दे। क्या गजब की लाइन है दोस्तों। याद करो दोस्तों, जो वादा दोस्तों आपने अपने माँ बाप से किया था दोस्तों, उन वादे को याद करो दोस्तों, और अपने माँ बाप को दोस्तों याद करके पढ़ना शुरू कर दें। और ध्यान रखिए दोस्तों, आपका बचपन गरीबी में गुजरता है तो कोई बात नहीं, क्या कोई बात नहीं दोस्तों, सह लेना। लेकिन आपके माँ बाप का बस बुढ़ापा गरीबी में नहीं गुजरना चाहिए। इतनी शिद्दत से मेहनत है जो कि आपको करनी है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से जुड़ जाइए। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा का विघटन करने का अधिकार दिया गया है? जल्दी से बताइए दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा का विघटन करने का अधिकार दिया गया है? याद है दोस्तों आपको संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 174। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? याद है आपको किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? तो जल्दी से बताइए दोस्तों, किसके द्वारा की जाती है? संबंधित राज्यपालों की सलाह से भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? बड़ा इजी सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? याद है आपको कौन होता है दोस्तों? जल्दी से बताइए, कौन होता है? राज्यपाल। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न देखें तो अगला है दोस्तों आपका कि क्या राज्यपाल के द्वारा विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या राज्यपाल के द्वारा विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? जल्दी से बताइए। नहीं कर सकता, बिल्कुल ये नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि क्या राष्ट्रपति को राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेना संवैधानिक आवश्यक है? जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या राष्ट्रपति को राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेना एक संवैधानिक आवश्यक है? जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है? सी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों केवल केवल दोस्तों इस परंपरा है और संवैधानिक है जो कि ज़रूरी नहीं है। ये केवल दोस्तों ये क्या है? केवल दोस्तों एक परंपरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वहीं आपका अगला प्रश्न है कि जिन राज्यों में विधान परिषद है वहाँ के राज्यपाल, वहाँ की राज्यपाल को, वहाँ के राज्यपाल, या वहाँ के कारण थोड़ा दोस्तों मिसप्रिंट हो गया, वहाँ के राज्यपाल को कितने सदस्य विधान परिषद में मनोनीत करने का अधिकार है? तो जल्दी से बताइए दोस्तों,
जिन राज्यों में विधान परिषद है वहाँ के राज्यपाल को कितने सदस्य विधान परिषद में मनोनीत करने का अधिकार है? तो याद है दोस्तों आपको कितने सदस्य? 1/6 सदस्य। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा कि जिन भी राज्यों में विधान परिषद है वहाँ के राज्यपाल को विधान विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही है। कल दोस्तों कमेंट आ रहे थे आपके कि सर पॉलिटी क्यों नहीं करवा रहे हो। एक्चुअली में दोस्तों मैंने जो आपसे वादा किया था ना दोस्तों, उन वादे के अनुसार दोस्तों मैं आपका सिलेबस है जो कि पूरा करवाऊंगा, वो भी मॉडल पेपर के आधार पर। दोस्तों याद करो, राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? बिल्कुल दोस्तों, जो भी है जो कि आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है जो कि आपका मॉडल पेपर आएगा। तो आप चिंता मत करो दोस्तों, आपके सारे है जो कि टॉपिक आएंगे। तो जल्दी से बताइए, राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 155। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि कौन से विधेयक को राज्यपाल अपनी स्वीकृति देने से इनकार नहीं कर सकता? जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन से विधेयक को राज्यपाल अपनी स्वीकृति देने से इनकार नहीं कर सकता? तो कौन से विधेयक को दोस्तों, जल्दी से बताइए। वित्त विधेयक को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो कब लागू किया गया था? 1967। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों। 1967 में है जो कि आपका राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वहीं आपका अगला प्रश्न है कि राज्यपाल द्वारा विधानसभा कब भंग की जाती है? याद करो दोस्तों, राज्यपाल द्वारा विधानसभा कब भंग की जाती है दोस्तों? मुख्यमंत्री द्वारा सिफारिश करने पर और दोस्तों विशेष स्थितियों में केंद्र सरकार के आदेश पर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए और बी है जो कि दोनों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि राज्य की प्रथम विधानसभा के संबंध में कथनों का विचार करें और सही चयन का कूट करें। जो भी दोस्तों आपका मॉडल पेपर इस तरीके से तैयार किया है ताकि दोस्तों जब आप परीक्षा हॉल में बैठो तब आपको दोस्तों घबराहट ना हो और दोस्तों लगे आपको कि मैं एक मॉडल पेपर ही निकाल रहा हूँ ना दोस्तों। माना दोस्तों थोड़ी घबराहट होती है, लेकिन ज़्यादा वहाँ पर दोस्तों आपको घबराना नहीं है, बड़े ही आराम से आपको पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए दोस्तों, राज्य की प्रथम विधानसभा के संबंध में कथनों पर विचार करें और सही कूट का चयन करें। क्या राज्य की प्रथम विधानसभा का गठन 29 फरवरी 1952 को हुआ? जी बिल्कुल हुआ था। इसकी प्रथम बैठक 29 मार्च 1952 को जयपुर के सवाई मानसिंह टाउन हॉल में हुई थी, ये भी सही है। और प्रथम विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 160 थी, ये भी बिल्कुल सही है। और प्रथम विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के सर्वाधिक 82 व दूसरे नंबर पर रामराज्य परिषद के विधायक चुने गए। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ये सारे कथन है जो कि इसके राइट है। चले आगे। तो अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने वाला प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है? तो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों, जल्दी से बताइए कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 163। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, इसका एकदम
सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान का शार्दुल शहर, कौन सा शहर दोस्तों? शार्दुल शहर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा क्रमांक 1 पर है। तो बताइए कौन सा निर्वाचन आयोग क्षेत्र क्रमांक 200 नंबर पर है? जल्दी से बताइए दोस्तों। राजस्थान का शार्दुल करना दोस्तों ना, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। शार्दुल शहर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा क्रमांक 1 नंबर पर है। तो बताइए दोस्तों कौन सा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 200 पर है? याद है आपको? मनोहर का थाना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका में कौन सम्मिलित है? याद है आपको? जल्दी से बताइए। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका में कौन सम्मिलित है? राज्यपाल भी है, विधानसभा भी है, या दोस्तों विधान परिषद भी है। और जहाँ तक है जो कि इसका अस्तित्व है, तो ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। कौन? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, जहाँ भी इसका अस्तित्व है वो है जो कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका में आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों और बड़ा इजी सवाल है, जल्दी से बताइए। राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष का। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है आपका। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष या स्पीकर कब तक दोस्तों पद पर बना रहता है? तो जल्दी से बताइए कब तक वह पद पर बना रह सकता है दोस्तों? तो छापिएगा दोस्तों, विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष श्री नरोत्तम लाल जोशी किस जिले से संबंधित थे? याद है आपको? नरोत्तम लाल जोशी, याद करो दोस्तों, किस जिले के थे? झुंझुनू जिले के। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न है कि विधानसभा ने किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर किस संविधान संशोधन ने प्रतिबंध लगाया? यानी विधानसभा ने किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर किस संविधान संशोधन ने प्रतिबंध लगाया? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, आया हुआ सवाल है। कौन सा संविधान संशोधन था? याद करो दोस्तों, संविधान का 52वां संविधान संशोधन कानून। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न है कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया जाता है? बड़ा इजी सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया जाता है? जल्दी से बताइए दोस्तों। विधानसभा में बहुमत दल के नेता को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई मंत्रणा दी है और यदि दी तो क्या दी? इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है? इसी तरीके से दोस्तों आपको क्वेश्चन घुमा घुमा कर दोस्तों दौड़ा दौड़ा कर पूछेगा। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई मंत्रणा दी है और यदि दी है तो क्या दी है? इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है? तो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? जल्दी से बताइए। अनुच्छेद 163। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान में चित्तौड़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? याद करो दोस्तों, कौन सा लिविंग फोर्ट है चित्तौड़ के बाद दूसरा? जैसलमेर दुर्ग। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न है आपका कि जैसलमेर में 1550 में वहाँ के शासक लूणकरण के समय अर्धशाका हुआ, वो क्यों हुआ दोस्तों? याद है आपको अर्धशाका किस कारण हुआ था दोस्तों? याद करो दोस्तों, वहाँ पर है जो कि केसरिया तो हुआ किंतु दोस्तों जौहर नहीं हुआ, इसी कारण है जो कि वह अर्धशाका कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आपको एग्जामिनर इस प्रकार भी पूछ सकता है कि जैसलमेर का अर्धशाका किस शासक के समय हुआ, तो इसे भी नोट करना दोस्तों, लूणकरण के समय हुआ, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न है कि रावल जवाहर सिंह भाटी किस समय रावल जवाहर सिंह भाटी के समय किस क्रांतिकारी को जेल में जिंदा जला दिया? रावल जवाहर सिंह भाटी के समय करना, टेक्निकल टीम एक ना एक शब्द में दोस्तों मिसप्रिंट कर ही देती है ना, तो जल्दी से बताइए दोस्तों, रावल जवाहर सिंह भाटी के समय किस क्रांतिकारी को जेल में जिंदा जला दिया? याद है आपको सागरमल गोपा को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न है कि मिहिरी भोज हर एक कवि को प्रत्येक श्लोक पर दोस्तों 1 लाख मुद्राएं प्रदान करता था, यह कथन किसका था? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से बताइए दोस्तों, यह कथन किसका था? किसका कथन था दोस्तों? सुलेमान का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि प्रतिहार वंश के किस शासक को पितृहंता कहा जाता है? याद है आपको पितृहंता से संबंधित दोस्तों आपको एक अलग चैप्टर बनाकर याद करना ना। मारवाड़ के राठौड़ वंश में भी पितृहंता हुआ और मेवाड़ के गुहिल वंश में भी हुआ है। जयपुर का एक कछवा वंश ऐसा है जिसमें दोस्तों आपका पितृहंता नहीं हुआ है, और शाकंभरी और अजमेर का चौहान वंश है उसमें भी पितृहंता हुआ है। तो इन सारे पितृहंताओं को आपको याद करना है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, प्रतिहार वंश के किस शासक को पितृहंता कहा जाता है? याद है आपको मिहिरी भोज को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि किस प्रशस्ति से हमें ज्ञात होता है कि नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया? जल्दी से बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति से हमें ये ज्ञात होता है कि नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अगला है कि राजस्थान में प्रतिहार वंश का शासन कहाँ रहा है? याद है दोस्तों, याद है आपको? याद करो दोस्तों, प्रतिहार वंश का शासन कहाँ पर रहा है? जल्दी से बताइए। मंडोर, भीनमाल और जालौर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भरतपुर की वह महान और श्रेष्ठ रानी कौन थी जिसने दोस्तों भरतपुर राज्य के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और दोस्तों उसे पूर्ण विनाश होने से बचा लिया? कौन थी दोस्तों? याद है आपको? जल्दी से बताइए। रानी किशोरी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि कर्पूर मंजरी नामक नाटक के लेखक कौन थे? याद करो दोस्तों, अति महत्वपूर्ण सवाल है, स्टार लगा लो दोस्तों। कर्पूर मंजरी नामक नाटक के लेखक कौन थे? याद है आपको? कौन थे दोस्तों? जल्दी से बताइए। राजशेखर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ महाराणा सांगा के लिए क्या विरुद्ध प्रयोग किया? याद है आपको? कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ के महाराणा सांगा के लिए क्या विरुद्ध प्रयोग किया? याद करो दोस्तों, क्या प्रयोग किया? सिपाही का अंश। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी ही इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि हवा महल का निर्माण कब व किसने करवाया था? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? याद है आपको? किसने करवाया था? 1799 में सवाई प्रताप सिंह। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। और हवा महल है जो कि 5 मंजिला है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और इसमें है जो कि दोस्तों कितनी खिड़कियाँ हैं? इसमें है जो कि आपकी 153 खिड़कियाँ हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी से बताइए दोस्तों कितनी खिड़कियाँ हैं हवा महल में? जल्दी से बताइए, एग्जैक्ट डाटा बताइए दोस्तों। चलिए अगला है आपका कि जालोर में कुल कितने साके हुए?
मैंने कहा ना दोस्तों, देखो टेक्निकल टीम क्या कर रही है, उसमें है जो कि एक शब्द में मिसप्रिंट कर दिया और यहाँ पर है जो कि वाटरमार्क नहीं लगाया। कोई बात नहीं दोस्तों, जल्दी से बताइए जालोर में कुल कितने साके हुए, याद है आपको कितने हुए? एक साका हुआ है। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए, वहीं आपका अगला प्रश्न है कि चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका 1313 में हुआ, जब दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह पर आक्रमण किया था। तब किस रानी ने जौहर किया था? याद है आपको? जल्दी से बताइए किस रानी ने जौहर किया था दोस्तों। बड़ा इजी सवाल है दोस्तों, किसने जौहर किया था? पद्मावती ने। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि जोधपुर में शेखावत जी यानी जन्ना सागर तालाब का निर्माण किसने करवाया? इसे शेखावत जी का तालाब भी कहते हैं और जन्ना सागर तालाब भी कहते हैं। तो इसका निर्माण किसने करवाया था, याद है आपको? याद करो दोस्तों, जोधपुर में शेखावत जी के तालाब का निर्माण रानी अतिरंग दे ने। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला प्रश्न है कि अंग्रेज़ों द्वारा 1838 में अपने कृपा पात्र मदन सिंह झाला के लिए कोटा राज्य का विभाजन कर किस नए राज्य की स्थापना की? याद करो दोस्तों, किस नए राज्य की स्थापना की थी? झालावाड़ की। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान में कमिश्नरी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? याद है आपको? राजस्थान में कमिश्नरी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? याद करो दोस्तों, किसे दिया जाता है? विलियम बेंटिंक को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों के साथ किस रियासत के प्रशासक ने 1818 की अधीनस्थ पार्थक्य संधि के तहत ऐसी शर्तें जुड़वा ली जिनसे है जो कि शासन की समस्त अधिकार उसके एवं उसके अधिकारियों के हाथ में केंद्रित हो गए एवं दोस्तों राज्य के वास्तविक महाराजा है जो कि नाम मात्र के शासक बनकर रह गए। तो कौन सा राज्य था दोस्तों, जल्दी से बताइए। कोटा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि 1857 की क्रांति के समय राजपूताना में सर्वाधिक शक्तिशाली छावनी कौन सी थी? याद करो दोस्तों, सर्वाधिक शक्तिशाली छावनी कौन सी थी, याद है आपको? कौन सी थी दोस्तों? नसीराबाद। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि कोटा की किन दो सैनिक टुकड़ियों ने विद्रोह किया था? याद करो दोस्तों, अति महत्वपूर्ण सवाल है। कोटा की किन दो सैनिक टुकड़ियों ने विद्रोह किया था? जल्दी से बताइए दोस्तों। नारायणी व भवानी। बिल्कुल भवानी व नारायणी। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि 1857 के दौरान लिखित पुस्तक है माझा प्रवास के लेखक कौन है दोस्तों? याद है आपको? माझा प्रवास के लेखक दोस्तों कौन है, जल्दी से बताइए। कौन है दोस्तों? विष्णु भट्ट गोडसे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही इसका एकदम सही आंसर है। बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि महाराणा प्रताप की स्मृति में 1915 में उदयपुर में प्रताप सभा की स्थापना की गई। इस सभा के संचालक कौन थे? याद है दोस्तों आपको? इस सभा के संचालक कौन थे, जल्दी से बताइए। कौन थे दोस्तों? श्री बलवंत सिंह मेहता। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि खांडलाई आश्रम की स्थापना आदिवासियों को शिक्षा देने हेतु डूंगरपुर में कहाँ की गई? याद करो दोस्तों, खांडलाई आश्रम की स्थापना आदिवासियों को शिक्षा देने हेतु डूंगरपुर में कहाँ हुई थी? याद है आपको? कहाँ पर हुई थी दोस्तों? डूंगरपुर में है जो कि सागवाड़ा नामक स्थान पर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न है कि राजपूताना के किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था? राजपूताना के किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था दोस्तों? झालावाड़। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका
कि किस रियासत में पानीकर यानी आबियाना के कारण आंदोलन किया गया था। याद है दोस्तों आपको, किस रियासत में पानीकर के कारण आंदोलन हुआ, याद करो दोस्तों, जल्दी से बताइए। बीकानेर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न है कि तिलक सेवा समिति की स्थापना किस आंदोलन के प्रथम चरण में की गई थी। याद करो दोस्तों, तिलक सेवा समिति की स्थापना किस आंदोलन के प्रथम चरण में की गई, याद है आपको। तिलक सेवा समिति की स्थापना दोस्तों शेखावटी किसान आंदोलन के समय की गई। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न है कि राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन कौन सा था। याद करो दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से बताइए। राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन कौन सा था, याद है आपको। कौन सा था दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न है कि 1921 में विजय सिंह पथिक द्वारा अजमेर से प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा था, जिसका दोस्तों बाद में नाम बदलकर है जो कि तरुण राजस्थान कर दिया। याद है आपको कौन सा समाचार पत्र था, कौन सा था दोस्तों, नवीन राजस्थान, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि मारवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। याद करो दोस्तों, मारवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया था। मारवाड़ किसान आंदोलन नहीं है दोस्तों, जय नारायण व्यास मत छापना दोस्तों, मारवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया था। ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चनों को, जल्दी से बताइए दोस्तों कौन था। भंवरलाल सर्राफ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि कर्पूर चंद पाटनी एवं जमनालाल बजाज के प्रयासों से सर्वप्रथम जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई। याद करो दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना सर्वप्रथम कब की गई, याद है आपको। जल्दी से बताइए दोस्तों, 1931 को, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि 1944 ईस्वी में अलवर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया। याद करो दोस्तों, अति महत्वपूर्ण सवाल है। 1944 ईस्वी में अलवर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। याद करो दोस्तों, किसे बनाया गया था। भवानी शंकर शर्मा को बनाया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी छापना, ए नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान की किस क्रांतिकारी की बरेली जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हुई। याद करो दोस्तों, राजस्थान की किस क्रांतिकारी की बरेली जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हुई थी। याद है दोस्तों आपको किस क्रांतिकारी की, जल्दी से बताइए। प्रताप सिंह बाल्ट, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान का लोह पुरुष किसे माना जाता है। राजस्थान का करना दोस्तों है ना, तो यहाँ दोस्तों राजस्थान का करना है कि राजस्थान का लोहा पुरुष किसे माना जाता है। याद करो दोस्तों, किसे माना जाता है, किसे माना जाता है दोस्तों, दामोदर लाल व्यास को, ऑप्शन नंबर सी छापना, इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि सरदार पटेल ने 6 चरणों का एकीकरण करवाया था और दोस्तों कौन से चरण में उन्होंने भाग नहीं लिया था। अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। सरदार पटेल ने 6 चरणों का एकीकरण कराया था और दोस्तों कौन से चरण में उन्होंने भाग नहीं लिया था, याद है आपको। कौन से चरण में भाग नहीं लिया था दोस्तों, जल्दी से बताइए। 7वें चरण में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना, इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान परिषद में मेवाड़ से भेजे जाने वाले 2 प्रतिनिधि कौन थे। याद है आपको कौन थे दोस्तों, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सर टीवी राघवाचारी और दोस्तों माणकीलाल वर्मा, ऑप्शन नंबर बी छापना, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ।
अति महत्वपूर्ण सवाल है, बड़ा इजी सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? 7 चरणों में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। याद करो दोस्तों, मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, वृद्ध राजस्थान, संयुक्त वृद्ध राजस्थान, राजस्थान संघ और राजस्थान वर्तमान स्वरूप में, इन 7 चरणों में है जो कि राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि किस मुख्यमंत्री के काल में राजस्थान का एकीकरण का अंतिम चरण संपन्न हुआ? इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना, हर मॉडल पेपर की तरह इसका ऑप्शन भी आपको कमेंट बॉक्स में गोली की तरह छाप कर बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान संघ में क्रमशः कितनी रियासतें हुई और दोस्तों कितने ठिकानों का विलय किया गया? याद करो दोस्तों, कितनी रियासतें थी दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, राजस्थान संघ में क्रमशः कितनी रियासतें हुई और दोस्तों कितने ठिकानों का विलय किया गया? तो 9 रियासत थी और 1 ठिकाना किया गया। अब दोस्तों मैं यहाँ पर दे देता 19 रियासतें और 3 ठिकाने। तो अब दोस्तों जल्दबाजी में एग्जाम में भी दोस्तों ऐसे मत करना है ना। अगर दोस्तों आपको दे दें कि राजस्थान संघ में क्रमशः कितनी रियासतें हुआ और दोस्तों कितनी रियासतें हुई और दोस्तों कितने ठिकानों का विलय किया गया, या आपको 19 और 3 दे दें, तो आप दोस्तों जल्दबाजी में ऐसे मत करना, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना और उसके बाद ही सही आंसर छापना। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान निर्माण की तृतीय चरण यानी संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? याद करो दोस्तों, संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? याद है आपको? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। प्रथम चरण का एकीकरण और द्वितीय चरण का एकीकरण एनवी गोडलिन, और दोस्तों तृतीय चरण का जवाहरलाल नेहरू, और चतुर्थ का सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो राजस्थान का एकीकरण दोस्तों आपको पूरी अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। एक्चुअली में दोस्तों होता क्या है कि जब भी हम दोस्तों एग्ज़ाम में परीक्षा देने जाते हैं, तब दोस्तों आपकी जो जो ये राज प्रमुख और प्रधानमंत्री है ना दोस्तों, ये है जो कि कंफ्यूज कर देते हैं। तो दोस्तों आपको राजस्थान का एकीकरण दोस्तों बार बार दोस्तों पढ़ना होगा, तभी जाकर ये आपके अच्छे तरीके से दिमाग में सेट होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वृद्ध राजस्थान करना दोस्तों। यहाँ वृद्ध राजस्थान के गठन के समय शिक्षा विभाग किस रियासत को प्रदान किया गया था? याद करो दोस्तों, वृद्ध राजस्थान के गठन के समय शिक्षा विभाग किस रियासत को प्रदान किया गया था? याद है आपको? जल्दी से बताइए दोस्तों। बीकानेर को किया गया था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किस आयोग की सिफारिशों पर आबू दिलवाड़ा तहसीलों एवं दोस्तों अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया? अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए किस आयोग की सिफारिशों पर आबू दिलवाड़ा तहसीलों एवं दोस्तों अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया? याद है आपको? राज्य पुनर्गठन आयोग पर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान के कोली समाज की वीर बालिका झलकारी बाई के स्मारक से संबंधित जिला कौन सा है? याद है दोस्तों आपको? कौन सा जिला है दोस्तों? जल्दी से बताइए दोस्तों। उदयपुर है, ऑप्शन नंबर सी छापना। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान की पहली महिला कौन थी? जैसे तो दोस्तों 1956 में पद्म विभूषण अलंकरण प्रदान किया गया था। याद करो दोस्तों, राजस्थान की पहली महिला कौन थी जिसे 1956 में पद्म विभूषण अलंकरण प्रदान किया था? याद है दोस्तों आपको? कौन थी दोस्तों? जानकी देवी बजाज। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि अर्जुनलाल सेठी को किस हत्याकांड के आरोप में नज़रबंद कर वेलूर जेल में बंद रखा गया था? याद करो दोस्तों, अति महत्वपूर्ण सवाल है। अर्जुनलाल सेठी को किस हत्याकांड के आरोप में नज़रबंद कर वेलूर जेल में बंद रखा गया? याद है दोस्तों, निज़ाम हत्याकांड। याद करो, अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, निज़ाम हत्याकांड है। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान सरकार के द्वारा प्रकाशित पुस्तक कौन सी है जिसमें राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों की कीर्ति गाथाएं हैं। याद करो दोस्तों, वह पुस्तक कौन सी है। अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। राजस्थान सरकार के द्वारा पुस्तक कौन सी है जिसमें राज्य की स्वतंत्रता सेनानियों की कीर्ति गाथाएं हैं। याद करो दोस्तों, कौन सी है। आज़ादी के दीवाने ने दोस्तों, देश के दीवाने। ऑप्शन नंबर सी छापिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान का जतिन दास के नाम से किस स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता है। या हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि राजस्थान का जतिन दास किस स्वतंत्रता सेनानी को कहा जाता है। तो याद करो दोस्तों, राजस्थान का जतिन दास किस स्वतंत्रता सेनानी को कहा जाता है। बाल मुकुंद बिशा को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है। याद है आपको, जल्दी से बताइए, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है। याद करो दोस्तों, अति महत्वपूर्ण सवाल है। किसान आंदोलन का जनक, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है। विजय सिंह पथिक को। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान का स्वतंत्रता सेनानी कौन था दोस्तों। राजस्थान का स्वतंत्रता सेनानी कौन था जिसे है जो कि पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। याद करो दोस्तों, राजस्थान का स्वतंत्रता सेनानी पूछा है। कौन सा दोस्तों। भोगीलाल पांड्या। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि जयपुर की प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है जिनके द्वारा निर्मित प्रतिमाएं देश विदेश में स्थापित की गई है। याद करो दोस्तों, अति महत्वपूर्ण सवाल है। जयपुर की प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है जिनके द्वारा निर्मित प्रतिमाएं देश विदेश में स्थापित की गई है। याद है आपको, कौन है दोस्तों। कौन है दोस्तों, जल्दी से बताइए। उषा रानी हुजा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि जयपुर में 1905 ईस्वी में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किस क्रांतिकारी के द्वारा की गई थी। याद करो दोस्तों, जयपुर में 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किस क्रांतिकारी के द्वारा की गई। याद है आपको। याद करो दोस्तों, किसके द्वारा की गई थी। ज्वाला प्रसाद शर्मा के द्वारा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि गरासिया पुरुष भाटली नामक आभूषण कहाँ पहनते हैं। याद है दोस्तों आपको, गरासिया पुरुष भाटली नामक आभूषण कहाँ पहनते हैं। जल्दी से बताइए दोस्तों, कहाँ पहनते हैं दोस्तों। हाथ में पहनते हैं। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि मेवात चित्र या दोस्तों मेवात करना आप। मेवात चित्र में प्रचलित कंठ के आभूषण को क्या कहा जाता है। याद करो दोस्तों, मेवात चित्र में प्रचलित कंठ के आभूषण को क्या कहा जाता है दोस्तों। याद है आपको, जल्दी से बताइए क्या कहा जाता है दोस्तों। नक्कस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि बीकानेर के लहरिये प्रसिद्ध है। बीकानेर के लहरिये प्रसिद्ध है एवं मांडना भी प्रसिद्ध है। तो सांगानेर की क्या प्रसिद्ध है दोस्तों। याद है आपको, सांगानेर की क्या प्रसिद्ध है दोस्तों। सांगानेरी प्रिंट प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए छापना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका करंट अफेयर से संबंधित। राजस्थान फरवरी 2023 का करंट अफेयर्स दोस्तों आपने पढ़ा है ना। एग्जामिनर दोस्तों आपको 6 से 7 महीने से पुराना आपको करंट अफेयर्स पूछेगा। तो यह है जो कि फरवरी का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों। जल्दी से बताइए, राजस्थान के किस संस्थान द्वारा देखकर विश्वास करो की परिकल्पना का क्रॉप कैफेटेरिया विकसित किया है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, राजस्थान के किस संस्थान द्वारा देखकर विश्वास करो परिकल्पना का क्रॉप कैफेटेरिया विकसित किया है। याद है आपको, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान जोधपुर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए, इसका शॉर्टकट नाम क्या है दोस्तों, जल्दी से बताइए। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर।
चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस शहर को स्मार्ट सिटी की राष्ट्रीय रैंकिंग में 5वां स्थान मिला है। याद करो दोस्तों, हाल ही में किस शहर को स्मार्ट सिटी की राष्ट्रीय रैंकिंग में 5वां स्थान मिला है। अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। किस शहर को मिला है दोस्तों? उदयपुर शहर को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों आपका कि मुख्यमंत्री ने वीर दुर्गादास राठौड़ की स्मृति में कहाँ पैनोरमा के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। याद करो दोस्तों, अति महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से बताइए। मुख्यमंत्री ने वीर दुर्गादास राठौड़ की स्मृति में कहाँ पर पैनोरमा निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। याद है दोस्तों आपको? उदयपुर में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान में सरकारी क्षेत्र में पहला लीवर ट्रांसलेट किस चिकित्सा संस्थान द्वारा किया गया। याद है आपको? अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। राजस्थान में सरकारी क्षेत्र में पहला लीवर ट्रांसलेट किस चिकित्सा संस्थान द्वारा किया गया। एम्स जोधपुर के द्वारा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान का कौन सा पहला विश्वविद्यालय है जो पहला योग विश्वविद्यालय बन गया है। याद करो दोस्तों, कौन सा विश्वविद्यालय है, जल्दी से बताइए। कौन सा है दोस्तों? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय कहाँ पर है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप कर बताइए। फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि केंद्रीय भूमि जल बोर्ड रिपोर्ट के अनुसार गंगा बेसिन के भूजल भंडार में कमी हुई है, जिसमें दोस्तों सर्वाधिक गिरावट किस राज्य में दर्ज की गई है। याद करो दोस्तों, अति महत्वपूर्ण सवाल है। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड रिपोर्ट के अनुसार गंगा बेसिन के भूजल भंडार में कमी की हुई है, इसमें दोस्तों सर्वाधिक गिरावट किस राज्य में दर्ज की गई। याद करो दोस्तों, राजस्थान में की गई। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न है कि 30 मार्च 2023 को राजस्थान दिवस पर लाभार्थी उत्सव के रूप में कौन सा संस्करण मनाया गया है। याद है दोस्तों आपको कौन सा संस्करण मनाया गया है, जल्दी से बताइए। तो 74वां संस्करण। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं पार्ट बी की ओर। देखते हैं आपके कितने क्वेश्चंस पार्ट बी में सही होते हैं। तो सुमेलित करना है दोस्तों आपको, कौन सा कथन इसमें सही सुमेलित है। चतुर्थ श्रेणी नगर पालिका 25,000 से कम आबादी में होगी, कम आबादी में होगी। और तृतीय श्रेणी नगर पालिका से 49,999 आबादी 25,000। और द्वितीय श्रेणी नगर पालिका 50,000 से 99,999 आबादी। तो याद करो दोस्तों, कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन दोस्तों? ये सभी कथन सही है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान में नगरीय निकायों के कितने कार्य अधिसूचित है। याद है आपको? संविधान में नगरीय निकायों में कितने कार्य अधिसूचित है। अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, कितने कार्य अधिसूचित है। याद करो दोस्तों, 18 कार्य। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि धारा 43(2) के अंतर्गत नगर निगम के लिए चयनित अधिकारी को पहचानिए। याद करो दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। धारा 43(2) के अंतर्गत नगर निगम के लिए चयनित अधिकारी को पहचानना है आपको। कौन होगा दोस्तों? उप महापौर होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका धारा 43(2) के अंतर्गत नगर निगम के अधिकारी का चयन दोस्तों कौन है? उप महापौर है। ऑप्शन नंबर बी छापना। और अगला है दोस्तों आपका कि उपाध्यक्ष से क्या अभिप्राय है। याद करो दोस्तों, उपाध्यक्ष से क्या अभिप्राय है। नगर पालिका बोर्ड का उपाध्यक्ष, बिल्कुल। नगर निगम का उप महापौर और नगर परिषद में उपसभापति। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों आपका कि धारा 45 का संबंध किससे है। याद करो दोस्तों, या धारा करना दोस्तों। धारा 45 का संबंध दोस्तों किससे है? एक मुख्य नगर पालिका कार्य से है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान में नगरों के विकास के लिए नगर विकास प्राधिकरण की स्थापना कहाँ की गई है। याद करो दोस्तों, कहाँ की गई है? जयपुर में की गई है दोस्तों। आपके जयपुर में भी की गई है, और जोधपुर में भी की गई है, और अजमेर में भी की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि पूर्ण दिन इस उपबंध के अधीन नोटिस की कालावधि बतानी है आपको। जल्दी से बताइए। रविवार और अन्य अवकाश का दिन सम्मिलित नहीं है। रविवार और अन्य अवकाश का दिन सम्मिलित है। नोटिस प्राप्ति और विनिर्दिष्ट तारीख सम्मिलित नहीं है। नोटिस प्राप्ति एवं विनिर्दिष्ट तारीख सम्मिलित है। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है दोस्तों? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी छापना ना। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कि नगर पालिका की स्थापना किस धारा के अंतर्गत है। याद है आपको? नगर पालिका की स्थापना किस धारा के अंतर्गत है दोस्तों? जल्दी से बताइए। किस धारा के अंतर्गत है दोस्तों? धारा 5 के अंतर्गत। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला है आपका कि निम्नलिखित में से एकल उद्देश्य अभिकरण संस्थाएं कौन सी है। याद करो दोस्तों, जयपुर विकास प्राधिकरण है, बिल्कुल है, और नगर विकास न्यास भी है, ये भी है, और आवास बोर्ड भी है। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों। जयपुर विकास प्राधिकरण भी है, और नगर विकास न्यास भी है, और आवास बोर्ड भी है। बनास नदी परियोजना नहीं है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों आपका कि कौन सी धारा नगर पालिका को अपने नियमों को बनाने का अधिकार देती है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, स्टार लगा लो। कौन सी धारा नगर पालिका को अपने नियम बनाने का अधिकार देती है? याद करो दोस्तों, कौन सी धारा है? अति महत्वपूर्ण सवाल है। कौन सी धारा दोस्तों? धारा 339। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि नगर पालिका के सदस्य पर लगे आरोपों की जांच किसके द्वारा की जाती है। याद करो दोस्तों जल्दी से। नगर पालिका के सदस्य पर लगे आरोपों की जांच किसके द्वारा की जाती है? याद है आपको किसके द्वारा की जाती है? जल्दी से बताइए दोस्तों। जिला न्यायाधीश की रैंक के समक्ष न्यायिक अधिकारी द्वारा की जाती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि यदि कोई विधायक, सांसद और दोस्तों पंचायती राज संस्था का सदस्य बिना त्याग पत्र दिए नगर पालिका सदस्य के रूप में दोस्तों निर्वाचित हो जाता है, तो निर्वाचित या नाम निर्देश की तारीख से कितने दिनों में उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। याद करो दोस्तों, अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। कितने दिन में दोस्तों सदस्यता समाप्त मानी जाएगी? कितने दिन में दोस्तों? 14 दिन में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के तहत अध्यक्ष कितने सदस्यों के संकल्प प्रस्ताव में एक विशेष बैठक बुला सकता है। याद है आपको? जल्दी से बताइए दोस्तों। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के तहत अध्यक्ष कितने सदस्यों के संकल्प प्रस्ताव में एक विशेष बैठक बुला सकता है? कितने सदस्यों में दोस्तों? जल्दी से बताइए। 1/3 सदस्यों में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि भूमि का अनिवार्य अर्जन अधिनियम कब बनाया जो नगर पालिका में लागू होता है। याद करो दोस्तों, यह अधिनियम कब बनाया था? याद है आपको कब बनाया था? 1894 को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम अनुसार अनुमानित व्यय पक्ष पर
दर्ज राशि को क्या कहा गया है? याद करो दोस्तों, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अनुसार अनुमानित व्यय पक्ष पर दर्ज को क्या कहा गया है? याद है आपको? क्या कहा गया? बजट अनुमान कहा गया। ऑप्शन नंबर बजट अनुमान, ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखो कितने प्रश्न कंफ्यूज करे, बजट अनुदान, बजट अनुमान, है ना। आपको एक एक पॉइंट को दोस्तों ध्यान में रखकर पढ़ना होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि नगर पालिका अधिनियम अनुसार नगर पालिका के आंतरिक राजस्व में कौन शामिल है? याद करो दोस्तों, कौन शामिल है? जल्दी से बताइए। नगर पालिका द्वारा उद्घृत कर और नागरिक सेवा के लिए उपभोक्ता या प्रभार। तो ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर ए और बी। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम अनुसार किस तिथि में कर प्रवृत्त होने से आगामी अप्रैल तक त्रैमासिक के रूप में उद्गृणित होगा? याद करो दोस्तों, कौन सा है? कब होगा दोस्तों उद्गृणित? 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका कि योजना मंजूरी की प्रक्रिया का क्रम बताना है आपको। जल्दी से बताइए। योजना मंजूरी की प्रक्रिया का क्रम दोस्तों छापना है जल्दी से। पहले तो दोस्तों आपकी योजना का प्रारूप तैयार होगा, उसके बाद दोस्तों सुझाव आपेक्ष आमंत्रित होगा, उसके बाद दोस्तों आपका सुझाव आपेक्ष पर विचार होगा, उसके बाद है जो कि राज्य सरकार के पास भेजना, और उसके बाद है जो कि आपका राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य या दोस्तों स्वच्छता के क्षेत्र में दोस्तों क्या शामिल है? याद है आपको? क्या शामिल है दोस्तों? जल्दी से बताइए क्या शामिल है? अस्वस्थ इलाके शामिल है। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका असंगत विकल्प की पहचान करनी है दोस्तों। संपत्ति अर्जित तथा धारण करने की शक्ति धारा 67 में है बिल्कुल, और संपत्ति का निहित होना धारा 68 में ठीक है। भूमि का अनिवार्य अर्जन धारा 70 में ठीक है, और संपत्ति के अंतःकरण और संविदाओं के संबंध में उपबंध धारा 75 में है क्या? नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। संपत्ति के अंतःकरण और संविदाओं के संबंध में उपबंध किस धारा में शामिल है? कमेंट बॉक्स में गोली की तरह छाप कर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम अनुसार नगरपालिका सीमाओं से बाहर व्यय करने का उद्देश्य क्या है? तो भौतिक संसाधनों का सृजन करना, और दोस्तों एक छापना संसाधनों का रखरखाव करना। ऑप्शन नंबर ए और बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि धारा 178 के अधीन परियोजना या दोस्तों स्कीम प्रकाशन की तारीख के कितने समय के भीतर क्रियान्वित न होने पर व्यापकगत हो जाएगी? याद है आपको? कितने समय के बाद व्यापकगत हो जाएगी? याद करो दोस्तों, 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न है कि नगर पालिका सीमाओं के भीतर नगर पालिका संपत्ति के बिना उपदेश के उपबंधों के अनुपालन नहीं करने पर जुर्माना क्या होगा? याद करो दोस्तों, जुर्माना क्या होगा? जल्दी से बताइए कितना होगा? 1,000 से 2,000 रुपये का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वहीं आपका अगला प्रश्न है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम अनुसार नालियों का निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? याद करो दोस्तों, किसके द्वारा किया जाता है? जल्दी से बताइए। नालियों का निरीक्षण है जो कि आपकी मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि नगरपालिका में आपात दशा में असाधारण शक्तियों का उल्लेख कौन सी धारा में है? याद करो दोस्तों, आपातकालीन में असाधारण की शक्तियों का उल्लेख किस धारा में दिया गया है? याद है आपको? धारा
13 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न है कि असफल निविदा के अग्रिम रकम का प्रतिदाय निविदाओं के अंतिम निपटारे के कितने दिन के भीतर किया जाना चाहिए। याद करो दोस्तों, कितने दिन के भीतर किया जाना चाहिए, जल्दी से बताइए, कितने दिन के भीतर? 7 दिन की, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, 14 नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न है कि सप्लाई माल को निरीक्षण अधिकारी द्वारा तुलना व आलोचना करने के लिए उठाई गई वस्तुओं का प्रतिशत कितने से कम नहीं होना चाहिए। अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, कितने से कम नहीं होना चाहिए, तो है जो कि 10% से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि बैठक की गणपूर्ति नगर पालिका के कितने सदस्यों के द्वारा होती है। याद करो दोस्तों, बैठक की गणपूर्ति नगर पालिका की कितने सदस्यों के द्वारा होती है, याद है आपको, कितने सदस्यों के द्वारा होती है, जल्दी से बताइए, कितने सदस्यों के द्वारा? 1/3, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार धारा 256 के अंतर्गत नगर पालिका द्वारा स्थापित और प्रतिबंधित अग्निशामक बल को क्या कहा जाता है। याद है आपको क्या कहा जाता है? फायर फाइटिंग प्रॉपर्टी नहीं दोस्तों, फायर ब्रिगेड कहा जाता है। बड़ा इजी सवाल है दोस्तों, फायर ब्रिगेड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि कर निर्धारण में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के विरुद्ध अपील कहाँ होती है। याद है आपको कहाँ पर होती है अपील, कहाँ पर होती है दोस्तों, जल्दी से बताइए, जिला कलेक्टर को, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है दोस्तों आपका कि अपराधों का शमन व समझौता समिति की सदस्यों की संख्या क्या होगी। याद करो दोस्तों, संख्या कितनी होगी, अधिकतम कितनी हो सकती है? 7 नहीं दोस्तों, अधिकतम 10 हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि नगर पालिका में अभियोजन और वाद आदि से संबंधित धाराएं बतानी हैं। जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन सी धारा है? अभियोजन और वाद से संबंधित धारा, बड़ा इजी सवाल है दोस्तों, धारा 159 से 199 तक। ऑप्शन नंबर कौन सा, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, धारा 298 से 308 तक। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न है कि इंदिरा रसोई योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन दोस्तों इसमें है जो कि सही होगा? याद करो दोस्तों, जिला स्तरीय समिति स्थानीय आवश्यकता अनुसार भोजन के मेन्यू में परिवर्तन कर सकती है क्या? बिल्कुल कर सकती है, तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है दोस्तों। और रसोई में भोजन के समय कोई दस्तावेज लाना आवश्यक है, कोई ज़रूरी नहीं है। और रसोई में केवल बीपीएल श्रेणी या दोस्तों आस्था कार्डधारी परिवार के लोग भोजन ग्रहण कर सकते हैं, नहीं। ऑप्शन नंबर 1 छापना दोस्तों, केवल एक ही इसका एकदम करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही है। चलिए अगला है दोस्तों आपका कि नगर पालिका का वार्डों के विभाजन किस धारा के अंतर्गत होता है। याद करो दोस्तों, वार्डों का विभाजन दोस्तों किस धारा के अंतर्गत होता है, जल्दी से बताइए, धारा 9, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न है आपका कि स्वच्छ भारत अभियान के लिए कितने प्रतिशत शेष लगता है। याद करो दोस्तों, कितने प्रतिशत लगता है? 0.10%। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न है आपका कि बाल स्वच्छता सप्ताह प्रतिवर्ष किस माह में मनाया जाता है। याद है आपको, जल्दी से बताइए, बाल स्वच्छता सप्ताह प्रतिवर्ष है जो कि आपके किस में, नवंबर माह में। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वहीं आपका अगला प्रश्न है कि किसे राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन पर बजट में शामिल किया जाता है। नए पदों का सृजन, रिक्त पदों को भरना और दोस्तों प्राइवेट संस्था या व्यक्ति को अनुदान देना। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। याद करो दोस्तों, ये एक केंद्र प्रवृत्ति योजना है, बिल्कुल है। और दोस्तों अंत्योदय आस्था कार्डधारी परिवारों को भी इस योजना में लाभान्वित किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है। और योजनागत 60% राशि भारत सरकार तथा 40% राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, नहीं करवाई जाएगी, ठीक है, ये तो नहीं है। और इस योजना का उद्देश्य शहरों में लाभोन्मुख स्वरोजगार कौशल आधारित रोजगार अवसरों को बढ़ावा देना है, तो बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि नगर पालिका की शक्तियों और अपराधों का उल्लेख कौन से अध्याय में मिलता है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, नगर पालिका की शक्तियों और अपराधों का उल्लेख कौन से अध्याय में मिलता है। याद है आपको दोस्तों, कौन से अध्याय में मिलता है, जल्दी से बताइए। अध्याय 12 में, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए वहीं आपका लास्ट प्रश्न है कि PMAYU 4 शीर्षों में क्लास है जिसका पूरा नाम क्या है। याद करो दोस्तों, पूरा नाम क्या है आपका। क्रेडिट लाइन सब्सिडी योजना, नहीं दोस्तों, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना, और या फिर है जो कि क्रेडिट लाइन उप योजना, कौन सी है दोस्तों, जल्दी से बताइए। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का हमारा मॉडल पेपर। कैसा लगा दोस्तों आपको। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मतलब पहले नहीं कहता हूँ ना दोस्तों, अगर दोस्तों आपको मॉडल पेपर अच्छा लगा हो, परीक्षा से पहले दोस्तों आपके कुल 30 मॉडल पेपर होने वाले हैं और मैं वादा करता हूँ दोस्तों आपसे कि इन मॉडल पेपरों को आपने दोस्तों पूरे शिद्दत के साथ निकाल लिया तो दोस्तों ये मंजिल आपसे दूर नहीं होने वाली है ना। वैसे दोस्तों लाइक तो करना या मत करना दोस्तों कोई मतलब नहीं है लाइक का। मेरा दोस्तों उद्देश्य केवल यही था दोस्तों, आपके लिए है जो कि क्लासें निरंतर जारी रहें। नगर पालिका अधिनियम की जो भर्ती आई थी ना, पार्ट ए अपने ईओ और आरओ की, उसके लिए पार्ट ए और पार्ट बी चलाना मेरा विशेष उद्देश्य था। तो मैंने देखा दोस्तों कोचिंगों को देखा, उन्होंने बहुत महंगे महंगे कोर्स लॉन्च कर रखे थे, तो क्यों ना सोचा कि है जो कि आपके लिए फ्री है जो कि क्लासें चलाई जाए। तो उनके लिए है जो कि आपकी क्लासें चलाई जा रही है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि दोस्तों आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके, सबसे पहले है जो कि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके, है ना। बस लाइक करना ये दोस्तों आप पर छोड़ दिया है ना मैंने। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो ही लाइक करना, है ना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और सम्मान कीजिएगा अपने माँ बाप का, अपने बड़े बुजुर्गों का। मिलता हूँ एक अगली क्लास में, तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।